हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल सीख कबाब। अगर आप कोई पार्टी रख रहे हैं अपने घर में, किसी को डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं और अगर आप कोई अच्छा सा स्टार्टर अपने दोस्तों के लिए रखना चाहते हैं तो ये वेजिटेबल सीख कबाब आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये जो वेजिटेबल सीख कबाब है सारे कबाब में मेरी फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि ये बहुत ही कम तेल या घी में बनती है और उसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स डलती हैं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनते हैं। इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। कई बार जब लोग सीख कबाब बनाते हैं या वेज सीख कबाब बनाते हैं तो उनके जो कबाब है, जब वो इनको सेलो फ्राई करते हैं तो वो टूटने लगते हैं, तेल में जाके बिखरने लगते हैं। आपको मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके जो कबाब हैं वो एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली है जिनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में ये भी कट किया है। थोड़ी सी फूल गोभी है, थोड़े से बीन्स हैं, कुछ हरी मिर्च हैं 2 से 3, थोड़ी सी कैप्सिकम है, आधी कैप्सिकम के आसपास है ये, और थोड़ा सा गाजर लिया है। मैं इसमें ये जो चॉपर होता है वेजिटेबल चॉपर, इन सबको इसमें चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो वेजिटेबल्स को चेंज भी कर सकते हैं, आपको जो वेजिटेबल पसंद है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए जिस वेजिटेबल में ज़्यादा पानी होता है या पानी छोड़ने वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं उनका यूज़ नहीं करना है। जैसे टमाटर वगैरह होता है या लौकी वगैरह होता है, इनका यूज़ थोड़ा संभल के ही करना होता है, या तो फिर ना करें तो ही ठीक रहेगा। अगर आपके पास इस टाइप का वेजिटेबल चॉपर नहीं है तब आप इनको मिक्सी में भी चॉप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आधी वेजिटेबल का भी डालूंगी और कुछ वेजिटेबल बाद में डाल रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में भी डाल लें, या तो फिर आप अगर एकदम फाइन चॉप कर सकते हैं तो आप फाइनली चॉप कर लें चाकू से इनको, या तो फिर मिक्सी में कर लें। मिक्सी में आपको पल्स मोड पर चलाना है और रुक रुक कर चलाना है। थोड़ा सा चलाने के बाद उनको आप रोक लें, अच्छे से मिक्स कर लें, फिर रोक लें और अच्छे से मिक्स कर लें। उस तरीके से आपको बारीक जो है एकदम फाइनली चॉप कर लेना है वेजिटेबल्स को। अभी इन वेजिटेबल्स को मैंने चॉपर में डाल दिया है, इसका ढक्कन बंद करेंगे और उसको बस घुमाना होता है धागे से, और ये जो वेजिटेबल्स है अच्छे से चॉप हो जाती हैं। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ मटर लिए हैं। पहली बार मैं ये सारी वेजिटेबल्स आ नहीं रही थी इसलिए मैंने मटर नहीं डाले थे। अब मैंने आधे कप के आसपास मटर लिए हैं, यहाँ पे आधे कप से कम ही हैं, ये डाल दिए हैं। इनको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने वेजिटेबल को कितना फाइनली चॉप किया है। ये देखिए, एकदम फाइनली चॉप करना है। पहले ये जो ब्लेड है इसको हटा देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ कि ये वेजिटेबल कितनी बारीक चॉप की है मैंने। ये देखिए, आपको एकदम छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होंगे, और गोभी तो लगभग पूरी फाइन हो ही गई है, एकदम छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं उसके। ये देखिए, तो चलिए अब ये तो रेडी हो गई है। अब इसको कुक करके डालेंगे, कच्चा तो नहीं डाल सकते, इसलिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है गैस पे और उसमें तेल डाला है मैंने 1 से 1.5 चम्मच। ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़े से तेल में ही कुक करेंगे। आप चाहे तो वेजिटेबल को स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन स्टीम करने से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है वेजिटेबल्स में, और हमारा जो सीख कबाब है वो फिर फटने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं इसको कढ़ाई में ही कुक कर रही हूँ। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे, और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालना है, सिर्फ ज़ीरा ही डालेंगे। अब ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, आधी चम्मच। जीरा जब थोड़ा सा भुन जाएगा, इसको इस तरीके से चला देते हैं। तब हमारे जो वेजिटेबल्स हैं जिनको हमने पहले से चॉप करके रेडी रखा है वो इसमें डाल देंगे। हमको वेजिटेबल को कुक भी करना है, जिससे ये हल्का जो वेजिटेबल कच्चापन है वो भी चला जाएगा, थोड़ी सी कुक भी हो जाएगी, और जो इसका मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब वेजिटेबल सीख कबाब हम बनाते हैं तो वेजिटेबल्स में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली, नहीं तो जो हमारी वेजिटेबल्स हैं इसमें हमने पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है तो ये नीचे चिपकना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से चलाते रहेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको भूनते रहेंगे जब तक कि जो वेजिटेबल्स है हल्की सी कुक नहीं हो जाती और इसका जो पानी है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आप वेजिटेबल को धोकर यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसका जो सारा पानी है वो सूख जाए, या फिर पानी अच्छे से ड्राई कर लें, उसके बाद ही उनको यूज़ करें। वेजिटेबल का मॉइस्चर ख़त्म करना या इसका पानी सुखाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी वेजिटेबल्स में पानी रहेगा तब हम इसकी बाइंडिंग के लिए कबाब की बाइंडिंग के लिए जो भी इसमें डालेंगे, बेसन, कॉर्नफ्लावर या फिर ब्रेड क्रम्ब जो भी हम डालने वाले हैं वो हमको ज़्यादा डालना पड़ेगा, और जो हमारे कबाब हैं फिर उसमें जो वेजिटेबल का टेस्ट है वो कम हो जाएगा और वो आटा आटा लगेगा। फिर आपको बेसन इसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा और वेजिटेबल का टेस्ट बिल्कुल कम हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। जिस तरीके से अपने होटल या रेस्टोरेंट में खाए होंगे कभी वेज कबाब, उस तरीके से टेस्ट नहीं आएगा। जो बाइंडिंग के लिए हम डालने वाले हैं उसी का टेस्ट ज़्यादा आएगा इसी में। तो चलिए, हमारे जो वेजिटेबल हैं वो भी अच्छे से ड्राई हो गई है और थोड़ी थोड़ी कुक भी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो डाल देते हैं इसमें।
प्याज को हमको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही इसको भी चलाते रहेंगे, जिससे इसका भी जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। ये देखिए, इस तरीके से कंटिन्यूसली मिलाते रहना है, नहीं तो जो वेजिटेबल्स है वो ड्राई होकर चिपकना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से इसको मिलाते रहेंगे। इस तरीके से मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक चलाया है और जो हमारा प्याज है वो भी लगभग रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसमें मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियां ली है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमारी वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं, तब मैंने सबसे लास्ट में इसका जो पेस्ट है वो डाला है और थोड़ी सी यहाँ पे ग्रीन चिलीज डाली हूँ, जिसको अच्छा सा तीखा एक किक देगी। जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो लास्ट में ही डालना है, जिससे जो जिंजर का फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मैंने गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दिया है और मैं इसको ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। अब इसको गैस से मैं हटा दूँगी और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, इस स्टेज पे थोड़ा सा बटर या घी डाल देते हैं, जिससे उनको लगता है कि थोड़ा सा बटरी और ज़्यादा रिच टेस्ट आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, घी या बटर डालने से जो हमारी टिक्की होती है या जो कबाब होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं या फिर तेल में जाकर खुल जाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। उसको ना तेल या बटर घी या बटर बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो आपके जो कबाब हैं वो तेल में जाके खुल जाएंगे। जब हमने वेजिटेबल सौते की थी उस समय भी घी का यूज़ नहीं करना है, तेल ही डालना है और तेल में ही थोड़ा सा वेजिटेबल को कुक करना है। अगर आप बटरी टेस्ट चाहते हैं तो जब हम कबाब को शैलो फ्राई करेंगे उस समय आप बटर का यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा घी या बटर में कबाब को शैलो फ्राई कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अब इन वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा तीखा नहीं होता है, नॉर्मल ही तीखा होता है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर बढ़ा लें। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, आधे चम्मच से भी कम है ये। थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर लगभग आधी चम्मच। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक अभी मैं यहाँ ज़्यादा डाल रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर, जिससे बहुत ही सुंदर कलर आएगा इसमें। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, लगभग आधी चम्मच। अब इन सारी वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने पहले नहीं डाला है, मैं आपको ये बताना भूल गई थी, मुझसे मिस हो गया था। जब हमने वेजिटेबल को सौते किया था, जब ड्राई किया था हमने कढ़ाई में, तब मैंने नमक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। आपको भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक पहले नहीं डालना है। नमक डालने से क्या होता है, जो वेजिटेबल्स है वो पानी रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं और वेजिटेबल्स को हमको गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब हम नमक डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करने के बाद इन वेजिटेबल्स को हम पीस लेंगे मिक्सी में। अब इसको एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और हम इसको पीसेंगे। दरदरा पीसना है, कोर्स पीसना है, ज़्यादा फाइन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। वेजिटेबल्स थोड़ी सी दिखना चाहिए कि वेजिटेबल्स है भी। पीस इसलिए रहे हैं क्योंकि वेजिटेबल्स का जो दरदरापन है अगर वो रहेगा तो जो हमारे कबाब है वो स्मूथ एकदम सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इस तरीके से जब हम हल्का सा इसको पीस लेंगे तो जो हमारे कबाब एकदम सॉफ्ट बनेंगे और एकदम माउथ में जाकर मेल्ट हो जाएंगे। इस तरीके से बनेंगे हमारे कबाब। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो कुछ कुछ वेजिटेबल्स हैं वो साफ साफ इसमें दिख रही हैं। प्याज वगैरह या जो कैप्सिकम वगैरह है वो अच्छे से दिख रही हैं। कुछ कुछ वेजिटेबल्स जब बाइट में आती हैं तब लगता है कि ये वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं और ये वेज कबाब है। अब पीसने के बाद दोबारा मैं इसको उसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसको इसमें डाल लेते हैं। अब इसको एक अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पर आलू डाले हैं। इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू डाले हैं। इनको मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था। इनका छिलका उतार के मैंने इनको मैश कर लिया है। अगर आप मीडियम साइज़ का आलू ले रहे हैं तो 4 आलू ले सकते हैं। अब 3 से 4 चम्मच हमको भुना हुआ बेसन इसमें डालना है। बेसन को भुनने के लिए आपको कढ़ाई में इसको डालकर ड्राई रोस्ट कर लेना है, कुछ भी नहीं डालना है, बस बेसन को ही भुनना है। जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता या फिर इसकी खुशबू नहीं आने लग जाती, पिंक होने तक इसको आपको भून लेना है। ड्राई रोस्ट ही किया है मैंने इसको। और ध्यान रहे बेसन को भून के ही डालना है, कच्चा बेसन नहीं डालना है। और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब डाला है। ये ब्रेड क्रम्ब मैंने घर में ही बनाया है। ब्रेड की जो स्लाइस होती है उसकी जो साइड्स होती है उनको आपको कट कर लेना है, मिक्सी में उसको पीस लेना है। उसके बाद आपको कढ़ाई में इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये जो है क्रिस्पी हो जाएगा और इस तरीके से उसका थोड़ा थोड़ा पिंक कलर भी आ जाता है। उसके बाद इसको ठंडा करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कुछ इसका टेक्सचर है। 3 से 4 चम्मच मैंने बेसन भी डाला है और 3 से 4 चम्मच ही मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब भी डाला है।
आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर का जो स्वाद है थोड़ा सा कच्चा कच्चा आता है, इसलिए मैंने इसमें बेसन का यूज़ किया है। इसमें आधी कटोरी के आसपास मैंने जो बारीक कटी हुई हरी धनिया डाली है, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ, जिससे बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो, और जो आलू के जो खड़े खड़े जो टुकड़े रह जाते हैं उनको भी अच्छे से हम मिक्स कर पाएंगे। हाथ से मिक्स करने से जो टेक्सचर है वो पता चलेगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको एक बार टेस्ट करके देख लें। अगर आपको कुछ लगता है कि नमक कम लग रहा है या मिर्ची कम लग रही है, तो आप यहाँ पे उसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, इसलिए मैंने नमक ऐड किया था। आप यहाँ पर टेस्ट करके एक बार देख ले। अगर आपको नमक मिर्ची कम लग रही है या चाट मसाला कम लग रहा है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसका आप टेक्सचर भी एक बार चेक कर लें। अगर आपको लग रहा है कि ये जो मिक्सचर है आपका ये थोड़ा सा गीला है, तब आप इसमें थोड़ा सा बेसन या ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हैं, ताकि अच्छे से टाइट रहे डो। मेरे को नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है, जिससे इसका जो टेस्ट है वो एकदम बैलेंस रहे। अभी इसको फिर से मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हल्का सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गीला हो गया है, इसलिए मैंने जो ब्रेड क्रम्ब इसमें पहले से बचा के रखा था थोड़ा सा, वो भी इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब डाल दें या भुना हुआ बेसन डाल दें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। इसको फिर से दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिस तरीके से हम आटा वगैरह लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, जिसके जो सारे फ्लेवर्स हैं ये एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया है और एक डो के फॉर्म में आ गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको स्टिक्स में लगाएंगे। इस तरीके की मेरे पास कुछ डंडियां हैं, ये बेम्बू स्टिक्स हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो कुल्फ़ी की स्टिक होती हैं उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, या तो फिर अगर आप ये जो इस तरीके की कुल्फ़ी की स्टिक है इसमें लगा लें, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इस तरीके से भी आप इसमें लगाकर इसको घर में बना सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है और अगर आपके पास लोहे की रॉड वगैरह है, जिसे पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं, अगर आपके पास वो है तो उस पर भी आप इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा गोला बनाया है और हाथ पे इसको राउंड कर लेंगे और उसमें स्टिक को घुसा देंगे और फिर इस तरीके से इसको दबाकर अरेंज कर देंगे स्टिक के ऊपर। ये जो हमारी कुल्फ़ी स्टिक है इसके ऊपर लगा देंगे। ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, पतला ही करना है। अभी ये थोड़ा सा मोटा है, इसको मैं थोड़ा सा पतला करूँगी अरेंज करके। काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है। वैसे तो हमारी वेजिटेबल पकी हुई है, कच्ची नहीं है। अगर हम लगाएंगे भी मोटा मोटा तो उसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ कच्चा कच्चा नहीं लगेगा, लेकिन ज़्यादा मोटा लगाने से जो है ना इसका लुक ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल उसी तरीके से इसको अरेंज करें जिस तरीके से रेस्टोरेंट वगैरह में होता है। थोड़ा पतला ही करना है, ज़्यादा मोटा लेयर भी नहीं रखना है और एकदम मीडियम पतला भी नहीं रखना है कि वो स्टिक से जब हम निकालें या डंडे से जब हम इसको निकालेंगे कुल्फ़ी स्टिक से तो वो टूट जाए। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने उसी प्लेट में निकाला है जिस प्लेट में मैंने आलू मैश किए थे। अब ये जो लंबी वाली डंडी है उसमें भी इसको लगा देते हैं। आप चाहें ना तो इसको पहले हाथ पे आप लंबा लंबा इस तरीके से पहले गोल राउंड कर लें, गोला बना लें, उसके बाद लंबा लंबा इस तरीके से सिलेंड्रिकल जो शेप होता है वो दे सकते हैं। इस तरीके से ये और ज़्यादा ईजी रहेगा, इस तरीके से करेंगे तो और भी बढ़िया बनेगा। क्योंकि मैंने अभी राउंड स्टिक का यूज़ किया है इसलिए इसमें ईजिली ये फिट हो जाएगा। और जो चपटी वाली स्टिक थी, जो कुल्फ़ी की डंडी थी, उसमें लगाने में थोड़ा सा इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने उसमें हाथ से दबा दबा कर फिट किया है। और इसमें मैंने पहले सिलेंडर शेप बनाया है, उसके बाद इसमें ईजिली डाल दिया है। ये वाला जो कुल्फ़ी का स्टिक होता है इसमें बहुत ही बढ़िया शेप आता है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। आपके पास अगर ये वाली स्टिक है तो आप इसी में बनाएं, ये बहुत ही बढ़िया बनता है। आप जब इसको स्टिक में से निकालेंगे तो आपको एकदम जो रेस्टोरेंट वाला शेप है वही दिखेगा। और आप ये वाली जो स्टिक है ना इसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। वो वाली स्टिक में अगर या स्टिक में अगर आप इसको सर्व करेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए सारी जो स्टिक है उसमें मैंने अच्छे से इसको अरेंज कर दिया है। और जो साइड से उनको भी दबा देते हैं जिससे ये खुलेंगी भी नहीं और निकलेगी भी नहीं। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको स्मूथ कर लेना है। आप चाहे तो हल्का सा इसको दबाकर जो फिंगर्स बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं, जिससे वो थोड़ा सा नेचुरल शेप दिखेगा। मैंने पूरा इसको राउंड कर दिया इस तरीके से। हल्का हल्का दरदरापन दिख रहा है जिससे लगेगा कि हमने इसको घर में बनाया है। ये आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी देखेंगे ना तो उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो बनी हुई रहती है उसके ऊपर। जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका वो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा आपको गोल गोल कर लेना है उसको, उसके बाद हाथ से इस तरीके से गोल गोल करके उसको लंबा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से बन गया है।
ये अब अच्छे तरीके से इसका शेप आ गया। अब इसमें एक डंडी लगा देंगे और ये रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से सारी स्टिक्स को हमको रेडी कर लेना है। अब लास्ट में जो बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, इसलिए इसका जो सीख है वो तो नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने इसकी छोटी सी टिक्की बना ली है। अगर आप चाहें ना, तो अगर आपके पास सीक्स वगैरह नहीं है तब आप इसकी टिक्की वगैरह बना सकते हैं इस तरीके से, और घर में इंजॉय कर सकते हैं। या तो फिर इस तरीके से वेजिटेबल टिक्की भी बना सकते हैं आप घर में, और पैन फ्राई या शैलो फ्राई कर लें। और बिना सिक्स के और बिना स्टिक्स के भी आप इस तरीके से बना लेंगे तो अपने घर में आप वेजिटेबल सीख कबाब को एंजॉय कर सकते हैं। सारी स्टिक्स हैं मेरी रेडी हो गई हैं। जितना मैंने मिक्सर बनाया था उससे मेरी 6 स्टिक्स रेडी हुई हैं और एक मैंने उसे टिक्की बनाई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है, उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। अगर हो सके तो इस रेसिपी के लिए आप नॉन स्टिक पैन का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप किसी और पैन का यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि जो हमने आलू और वेजिटेबल्स हमारे जो कबाब है उसमें डाली हैं उसमें चिपक जाए। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप आयरन के तवे का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको पहले अच्छे से तेल लगाकर ग्रीस कर लें, उसके बाद ये जो सीक्स हैं उसके आप रख के ऊपर आप सेक सकते हैं। थोड़ा सा तेल लगाकर सेक लें। यहाँ पर मैंने जो पैन है उसमें तेल डाल लिया है। तेल जब मेरा अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने जो स्टिक्स रेडी की हैं वो इसके ऊपर हम रख देंगे। आप चाहें तो एक बार में सारी स्टिक्स भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 स्टिक एक बार में सेक ली थी। इस तरीके से पैन को हिलाते रहेंगे, या तो फिर आप चाहें तो स्टिक को पकड़ के भी गोल घुमा सकते हैं, या फिर इनको पलट पलट कर सेक सकते हैं। मैं जब इसको पैन को घुमा रही हूँ तब भी ना तो बिखर रही है और ना ही टूट रही है, क्योंकि हमने जो इसमें बाइंडिंग के लिए डाला है इसको बहुत अच्छे तरीके से उसने बांध के रखा है, वो टूट बिल्कुल भी नहीं रहा है। ये देखिए, मैंने जो आपको स्टेप बताया उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप और जो जो इंग्रेडिएंट इसमें बताए हैं सारे इंग्रेडिएंट अगर आप अच्छे से इसमें डालते हैं मेजर करके, या फिर मेरी जो रेसिपी है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भी जो सीख एकदम परफेक्ट बनेगी। ये देखिए, हल्का सा कलर आने तक आप इसको सेकना है। ये देखिए, अब इसमें स्पेस बहुत सारी बच गई थी, इसलिए मैंने जो टिक्की है वो भी इसमें डाल दी है ताकि वो भी नहीं के साथ कुक हो जाए अच्छे से। अब हमको इसको इसी तरीके से पलटते हुए ब्राउन कलर आने तक सेक लेना है। ये देखिए, मैंने ज़्यादा तेल भी नहीं डाला था, जितना तेल डाला था उतना तेल भी ख़त्म हो गया है और ये भी अच्छे से सिक गए हैं। ज़्यादा तेल नहीं लगता है इनमें, बहुत ही कम तेल लगता है। अगर आप नहीं भी तेल डालना चाहते हैं ना, तो बिना तेल के भी आप नॉन स्टिक पैन पे इसको सेक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तेल ज़रूर डालें मेरी माने तो, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया एक टेस्ट आता है। ये देखिए, ये सारी जो स्टिक्स हैं वो रेडी हो गई हैं लगभग। इनको अब निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा ब्राउन भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कम सेकना चाहते हैं तो कम भी सेक सकते हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं और जो हमारा दूसरा बैच है वो अब इसके हम रखेंगे। ये जो टिक्की है वो भी रेडी हो गई, इसको भी हटा देते हैं। अब दोबारा उसी पैन में मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है। ज़्यादा तेल की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा ही तेल लगता है। अब जो हमारी दूसरी डंडी है या स्टिक्स हैं उनको हम इसके ऊपर रख देंगे। अभी आप देखेंगे कि मैं पैन को हिला हिला कर इसको मिला मिला कर इसको मैं सेक रही हूँ। बिल्कुल भी जो हमारी जो स्टिक्स हैं उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है। जो कबाब है बहुत बढ़िया तरीके से बाइंड हुए हैं, ये देखिए। और ये जो कबाब्स हैं इसमें बहुत ही कम तेल का यूज़ होता है इसको बनाने के लिए, और ना इसमें हमने मैदा डाला है और ना ही कॉर्नफ्लावर डाला है, जिससे एक बहुत ही टेस्टी डिश बनकर रेडी होती है। इसी तरीके से सारे कबाब को हमको बना लेना है। अब ये देखिए, जो सारे कबाब हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। अब गर्मा गर्म ही इन कबाब को हमने सर्व किया है, और मैंने ग्रीन चटनी के साथ और थोड़े से प्याज के साथ इसको सर्व किया है। ये जो चटनी है इसकी रेसिपी मैं पहले भी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर दूँगी। ये देखिए, ये जो चटनी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने बनाई है। जिस तरीके से रेस्टोरेंट में धनिया पुदीना की तीखी सी चटपटी सी एकदम खट्टी खट्टी जो ग्रीन चटनी सर्व होती है स्टार्टर के साथ, जैसे पनीर टिक्का के साथ, या कभी आपने रेस्टोरेंट में कबाब खाए हैं तो उसके साथ भी आपको यही चटनी खाने के लिए मिली होगी। ये वही चटनी है। अगर आपकी डिटेल रेसिपी इसकी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मैं इसकी रेसिपी पहले भी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। जब मैंने पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर की थी उसके साथ मैंने इस चटनी की भी पूरी डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ये देखिए, अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखेंगे आप कि कितना स्मूथली जो हमारी स्टिक है उससे निकल गया है। इसको चटनी में डिप करेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा जो प्याज है उसके साथ इसको एंजॉय करेंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों। आप एक बार मेरी इस रेसिपी से अपने घर में एक बार कबाब बना कर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। अगर आपने कभी अपने घर में वेज कबाब नहीं बनाए हैं, या अगर आप बहुत दिनों से एक परफेक्ट रेसिपी की ढूंढ रहे हैं जिससे आपके जो कबाब हैं या वेजिटेबल कबाब हैं वो भी एकदम रेस्टोरेंट जैसे बने, तो आप के लिए ये जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट है। आप इस रेसिपी से एक बार अपने घर में कबाब बना कर देखें, आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये जो कबाब है अपने घर में बनाए हैं।
आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेकर बताना और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस तरीके से और रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए या परफेक्ट रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस रेसिपी का नाम लिखकर बताएं। मैं आपके साथ उसकी परफेक्ट और डिटेल वीडियो शेयर करूँगी, जिससे आप भी मेरी तरह एकदम प्रो हो जाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाने में। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।